विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज अभी वही चैप्टर चल रहा है, जन संघर्ष और आंदोलन। आज हम इसमें पढ़ा रहे हैं क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। तो देखिए, शुरुआती तौर पर लग सकता है कि किसी एक ही तबके के हितों की नुमाइंदगी करने वाले दबाव समूह लोकतंत्र के लिए हितकर नहीं है। मतलब शुरुआत में ऐसा लगेगा कि ये केवल एक विशेष तबके के लिए काम कर रहे हैं और ये हित वाला काम नहीं है। लोकतंत्र में किसी एक तबके के नहीं, एक तबके के लिए नहीं बल्कि सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये जो समूह होते हैं ये राजनीतिक दलों से हटके हैं, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है। संभव है कि दबाव समूहों और आंदोलनों को जनता से समर्थन अथवा धन न मिले, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन ज़्यादा हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाएं। यानी पैसे के दम पर वो जो पूरे लोगों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं, सार्वजनिक रुख को अपनी साइड कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा संतुलित नज़रिया अपनाएं तो स्पष्ट होगा कि दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। यानी लोकतंत्र की जड़ें इन्हीं समूहों और आंदोलनकारियों की वजह से मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, यानी जो शासक वर्ग है उसके ऊपर दबाव डालना ये लोकतंत्र में सही माना जाता है, गलत नहीं है, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। सरकारें अक्सर थोड़े से धनी और ताकतवर लोगों के अनुचित दबाव में आ जाती हैं कई बार। यानी लोकतंत्र सरकारें होने के बावजूद वो कुछ धनी लोगों के उसमें आ जाती हैं, दबाव में। जनसाधारण के हित समूह तथा आंदोलन इस अनुचित दबाव के प्रतिकार में उपयोगी भूमिका निभाते हैं और आम नागरिक की ज़रूरतों तथा सरोकारों से सरकार को अवगत कराते हैं। यानी आम नागरिकों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या सरोकार हैं, इससे सरकार को अवगत कराते हैं, क्योंकि केवल पैसे वाले लोगों की ही सुनना ये कोई बात नहीं हुई। लोकतंत्र तो सबका है, इसलिए सबकी ज़रूरतें और सबके हितों के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और जानकारी भी होनी चाहिए। वर्ग विशेषी हित समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जो अलग अलग वर्गों के हित समूह होते हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तो कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता। यदि कोई एक समूह सरकार के ऊपर अपने हित में नीति बनाने के लिए दबाव डालता है, कोई एक आध समूह के जैसा वो कहे वैसे ही सरकार नीति बनाए, तो दूसरा समूह इसके प्रतिकार में दबाव डालेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार तो सबकी है, देश तो सबका है, कि नीतियाँ उस तरह से न बनाई जाएं कि केवल किसी एक समूह का हित हो या एक वर्ग का हित हो। सरकार को भी ऐसे में पता चलता रहता है कि समाज के विभिन्न तबके क्या चाहते हैं और इससे परस्पर विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बैठाना तथा शक्ति संतुलन करना संभव होता है। ग्रीन बेल्ट यानी हरित पट्टी मूवमेंट के अंतर्गत पूरे केन्या में 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए। यानी हरित क्रांति लाने के लिए 3 करोड़ वृक्ष लगाए गए केन्या में। और इस आंदोलन के नेता बांगरी मथाई सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं के रुख से बड़े नाखुश हैं। उनका कहना है
सन 1970 और 1980 के दशक में जब मैं किसानों को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित कर रही थी तो मुझे पता चला कि सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी ही वनों के अधिकांश विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। यानी ज़्यादातर सरकार के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं उन्होंने ही वनों का विनाश करवाया है। और इन लोगों ने अपने चहेते डेवलपर्स को ज़मीन और वृक्ष अवैध रूप से बेच रखे थे यानी डेवलपमेंट करने के चक्कर में। सन 1990 के दशक में राष्ट्रपति डैनियल अरेप मोई की सरकार के कुछ तत्वों ने जातीय समुदायों को ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। यानी जो वहाँ के जातीय समुदाय थे उनको जो है ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा दिया। इससे रिफ्ट वैली के अनेक केन्यावासियों की आजीविका और अधिकार जाते रहे। यानी जो केन्यावासी थे उनकी आजीविका भी चली गई और अधिकार भी चले गए। कुछ को अपनी जान गंवानी पड़ी। शासक दल के समर्थकों को ज़मीन मिली, यानी जो शासक दल के समर्थक थे उनको ज़मीन मिल गई, और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के पक्ष में बोलने वालों को विस्थापित होना पड़ा, यानी वापस लौटना पड़ा। और यह सरकार की एक चाल थी जिसका उद्देश्य समुदायों को ज़मीन के सवाल पर आपस में लड़वा कर सत्ता पर कब्जा जमाए रखना था। अगर वे एक दूसरे से भिड़ते रहेंगे तो लोकतंत्र की मांग करने के लिए उनके पास कम मौके होंगे। यानी आपस में लड़वाते रहो जिससे उन्हें मौका ही ना मिले कि वो लोकतंत्र की मांग कर सकें, अपने में ही व्यस्त रहें लड़ने में। ऊपर के अनुच्छेद में आपको लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन में क्या संबंध नज़र आ रहा है? इस आंदोलन को सरकार के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए? बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।